बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 अगस्त है, 8:01 हुआ है हमारे पास। और पर्पज़ इस क्लास का ये है कि हमने एक बहुत एग्रेसिव कट सा टारगेट रखा है कि हमने ये 18 तारीख से पहले अपने जो है वो ख़त्म करने हैं सिलेबस को। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव, कल तो एक हमने चैप्टर किया था जिसमें कि हम लोगों ने ऑपरेशन में टोटल जो है वो चैप्टर आप देखें तो ऑपरेशन के अंदर हमें 4 चैप्टर मिलते हैं, 18, 19, 20, 21। हमने उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट तो कर लिया था, स्केल कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 20 और 21 करूँगा, क्योंकि ये बहुत आसान हैं और बहुत ही जर्नल किस्म के हैं, तो इसको मैं आप पर ज़्यादा रिलाई करूँगा और सिर्फ 30 मिनट में ये 2 चैप्टर करवा के भी इकनॉमिक्स की तरफ आऊँगा। ठीक है, इसलिए चैप्टर 20 और 21 आज की क्लास का टारगेट है। देखें, क्वालिटी, व्हाट इज़ क्वालिटी? आप बताएं राफे, क्वालिटी होता क्या है? व्हाट इज़ क्वालिटी? अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं अगर ढाबे पे बैठ के चाय पी रहा हूँ और मक्खियाँ भी आगे पीछे घूम फिर रही हों और कप भी काला और टूटा हुआ हो, ये क्वालिटी है कि नहीं है? किधर हो? बोलो, कहाँ हो? मैंने बंद तो नहीं कर दिया फिर? ओहो, एक्सीडेंटली मैंने, मेरा ख्याल है कि ये बंद कर दिया था। कर रहा हूँ जी। तो राफे, हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी क्या होता है, क्योंकि हमने चैप्टर 20 में पढ़ना है कि अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन। देखिए, क्वालिटी क्या होता है, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर मैं एक ढाबे पे जाता हूँ और वहाँ पे एक कप जो है वो टी है मेरे पास, ठीक है, वो कप भी टूटा हुआ है, हाँ, मक्खियाँ भी जो इधर उधर घूम रही हैं, क्या ये क्वालिटी है कि नहीं है? नहीं सर, क्योंकि कप टूटा हुआ है और तो अगर वो मैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता। मैं मैरियट पे जो है ना वो चाय पी रहा हूँ, प्यारा इन्वायरमेंट है, ये क्वालिटी है कि नहीं है? जी सर। है। अच्छा जी, बात यह है कि जी दोनों ही क्वालिटी हैं, दोनों ही क्वालिटी हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जब जाऊँगा तो मुझे जो चीज़ मिलेगी वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, तो वो चीज़ क्वालिटी होती है। व्हाट क्वालिटी को डिफ़ाइन जो करते हैं, क्वालिटी मीन्स दैट व्हेन ए गुड्स एंड सर्विस मीट्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाय मज़े की होगी, मैरियट से ज़्यादा मज़े की होगी, माहौल अच्छा नहीं होगा, ठीक है, मक्खियाँ भी होंगी, कप भी शायद टूटा हुआ हो या अच्छा ना हो, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चाय बने, माहौल उसको मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो दैट इज़ क्वालिटी। सो क्वालिटी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। क्वालिटी ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ को हम कह दें ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए जो है, प्रॉबेबली ये मैरियट आपके लिए क्वालिटी हो, लेकिन नवाज़ शरीफ के लिए ये भी क्वालिटी नहीं होगा, या और कोई रिच आदमी उसके लिए शायद ये भी क्वालिटी ना हो। ठीक है जी। तो क्वालिटी मीन्स व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो उसे आप क्वालिटी कहते हैं। सो क्वालिटी को डिफ़ाइन करें, क्या होता है? सर, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज मीट्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। मसलन मैं एक खिलौना गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं करूँगा कि इस पर मैं बैठ के ना अब स्कूल जाया करूँगा। मुझे पता है ये खिलौना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो यही क्वालिटी है। ठीक है। अब क्वालिटी जो है अगर होगी तो उसके बहुत से एडवांटेज हैं बिज़नेस को। क्वालिटी होने की वजह से क्या एडवांटेज हो सकता है, वो हमें जनरली सबको पता है। सेल ज़्यादा होंगी, ब्रांड लॉयल्टी होगी, वर्ड्स ऑफ माउथ होगा, ठीक है जी। और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो देखें, अगर क्वालिटी होगी तो क्या एडवांटेज होगा? ब्रांड आपका इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, आपका ब्रांड इमेज बनेगा। सर, आपकी वैसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओह माय गॉड, स्क्रीन करना शेयर होना तो बहुत ही लेस इफेक्टिव है आपके लिए, लेकिन चले, अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस रिकॉर्डिंग में शेयर हो रही होगी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना वो। तो ये ले लेते, उस वक्त आप भी रिकॉर्डिंग में देख लेना कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो सर, मेरे साथ बुक है, मैं उसमें पढ़ रहा था एडवांटेज जो आप बता रहे थे। तो एक तो बात है कि एस्टैब्लिश ब्रांड इमेज होता है, बिल्ट ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड इमेज इम्प्रूव होता है, ब्रांड लॉयल्टी होती है, और मेंटेन गुड रेपुटेशन, सेल इंक्रीज, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। ये बिल्कुल जो हमें पता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, तो उसके इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं।
ठीक है। आईफोन, अब देखें ना, आईफोन ब्रांड से पता चल गया, आईफोन हर कोई लेना चाहता है और ब्रांड लॉयल है। लॉयल का मतलब है कि बार बार वो आईफोन ही ख़रीदता है, वो नहीं जाता है एंड्रॉयड की तरफ। फिर उसकी मेंटेन गुड रेपुटेशन, सेल्स इंक्रीज़ है, कस्टमर, आप नए नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन मार्केट के अंदर शेयर ले सकते हैं, बहुत से और एडवांटेज हैं जो कि ब्रांड क्वालिटी के हो सकते हैं। लेकिन क्वालिटी के कुछ, अगर क्वालिटी ना हो तो आपके कस्टमर लूज़ हो जाएगा, आपको बार बार जो फॉल्टी प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करके देना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत आएगी और कस्टमर भी आपसे खुश नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि अगर आपकी क्वालिटी ना हो तो कस्टमर विल टेल बैड अबाउट योर बिज़नेस विच कैन बैड रेपुटेशन कॉज करेगा, ठीक है। इसलिए जो है वो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब क्वालिटी इम्पॉर्टेंट तो है, पर क्वालिटी को अचीव कैसे करें बिज़नेस, हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। क्वालिटी को अचीव करने के लिए दो सिस्टम है, एक को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल और एक को कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। दो सिस्टम हैं चेक करने के, बल्कि सिस्टम तो ज़्यादा हैं, मैं बताता हूँ, लेकिन दो बहुत कॉमन है। इससे पहले, आज से 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर क्वालिटी कंट्रोल यूज़ हुआ करता था, QC क्वालिटी कंट्रोल, और एक और मेथड जो तो उसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। दो मेथड हैं। देखें, क्वालिटी कंट्रोल में चीज़ों को चेक किया जाता है, मतलब द गुड्स आर checked at the end of production process, at the end of production process। जब चीज़ें बन रही हैं, मसलन आप ये समझने के क्या बन रहा है, सेल फ़ोन बन रहे हैं, तो आप ऐसे करें कि सेल फ़ोन जब बन जाएं तो आखिर में आप चेक करें उसको, कुछ को लेकर चेक करें कि वो सही चल रहे हैं, नहीं हो रहे, बैटरी ठीक है नहीं है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्वालिटी इंश्योरेंस में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आप चेक करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब चीज़ें बन रही हैं तो साथ साथ चेक होती हैं। इसमें चेक करने के लिए इंस्पेक्टर्स आर हायर्ड। इंस्पेक्टर वो लोग होते हैं जो चीज़ों को चेक करते हैं। इसमें कौन है? एम्प्लॉई चेक इट्सेल्फ। वो एम्प्लॉई हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के एंड पर ख़ुद चेक करते हैं, इट्सेल्फ खुद चेक करते हैं। इसमें ये होता है, इसमें जो है ये होता है कि आपके पास फ्यू आइटम्स आर चेक्ड, यानी आप देखें अगर सेल फ़ोन बन रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हर सेल फ़ोन को चेक करेंगे, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने से। सर आपकी आवाज़ कट गई बीच में। हाँ ठीक है, हर आइटम जो है वो चेक करते वक्त आप ऐसा तो नहीं होगा, तो फ्यू आइटम्स आर चेक्ड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑल द आइटम्स आर चेक्ड, क्योंकि हर एम्प्लॉई हर स्टेज पर चेक करता है, तो ये क्वालिटी इंश्योरेंस होता है। इसमें ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग, इसमें हम कहते हैं नेगेटिव कल्चर, या यूँ कह के एक्सपेंसिव इन अ सेंस दैट कि आपको इंस्पेक्टर हायर करने पड़ते हैं और इंस्पेक्टर की जो कॉस्ट होती है, और फिर इंस्पेक्टर की कॉस्ट, या यूँ कहें कि यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉस्ट होती है और यहाँ नो इंस्पेक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉई खुद चेक करते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन लेवल, नो मोटिवेशन लेवल, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि इंस्पेक्टर जब एरर डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो एम्प्लॉई को एक तरह से ब्लेम करते हैं कि तुमने गलत चीज़ बनाई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉई डीमोटिवेट होता है। लेकिन इसमें यस, मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एम्प्लॉई खुद हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे चेक करता है। इसमें ये होता है कि आपके पास, इसकी कोशिश इस सिस्टम की ये होती है कि नो डिफेक्टिव आइटम रीच टू कस्टमर। कोशिश ये होती है कि कस्टमर तक कोई चीज़ ख़राब ना पहुंचे। यहाँ पर ये होता है कि कोशिश होती है कि नो डिफेक्टिव आइटम रीच टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अगले डिपार्टमेंट को ना पहुंचे। फिर ये है कि इसमें जो है आपके पास फॉल्ट या रीवर्क करने की कॉस्ट बहुत कम आती है, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो, आपकी आवाज़ कट रही है बीच में। फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं इसके लिए ये है कि आप जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हम इसी पे रिलाई करते हैं। आपने बाद में देख लेना इसको, जहाँ से आवाज़ हो सकती है, क्योंकि अतर कोई वे और नहीं है मेरे पास कि इसको ठीक करूँ। दिस विल बी द इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता इसका। ठीक है, अभी तो ये चलने दें, इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको ठीक हुआ है या अभी भी ठीक नहीं हुआ? वही चल रहा है साहब, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही?
अगर आवाज़ नहीं आ रही तो फिर तो इंटरनेट ही आपका डिस्टर्ब हुआ होगा ना, क्या हो गया? आप तो हैं ही नहीं मेरे साथ, नहीं हैं तो सही राफे, लेकिन आपकी आवाज़ बंद है, मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। चले आप इसको देख लेना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक चीज़ है क्वालिटी एश्योरेंस और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी जो कंट्रोल है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, अगर देखें आवाज़ नहीं आ रही तो मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, लेकिन आप फ़ोन पे अगर ले रहे होंगे तो वो भी आपका बिज़ी होगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको नहीं सर, अब सही आ रही है। पहले आपकी आवाज़ 2-3 बार अटक रही थी बीच में। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तो सिस्टम का कुछ होता है, कोई वो अपने आप को री करता है तो उसमें आवाज़ कम हो जाती है। लेकिन दोनों मेथड में 5-6 फ़र्क मैंने, बल्कि 6-7 फ़र्क बता दिए कि आपका क्या ख्याल है कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फ़र्क हो सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी एश्योरेंस में? सर, क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्टर होता है जो चेक रखता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और नहीं, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं, वो प्रोडक्ट को देखता है कि फॉल्टी तो नहीं है, एम्प्लॉय को नहीं देखता, वो प्रोडक्ट को चेक करता है आखिर में, एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और अगर ख़राब हो तो वो पॉइंट आउट करता है कि नो डिफेक्टिव आइटम और एक्सपेंसिव कॉस्ट, बिल्कुल आइटम्स चेक, ये क्वालिटी कंट्रोल है। और सर क्वालिटी एश्योरेंस में नो इंस्पेक्टर, ऑल आइटम्स चेक, एम्प्लॉयज़ चेक, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, और मोटिवेशन यहाँ पे होती है। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों सिस्टम हैं, इनके अपने एडवांटेज हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो अब इसके अपने एडवांटेज हैं और इसके डिसएडवांटेज। ये क्वालिटी कंट्रोल हमने पढ़ा, दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल को मैं डिफ़ाइन करता हूँ, व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, जो ऊपर वाला मेथड पढ़ा है मैंने। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल हम डिफ़ाइन करते हैं, व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल इज़ चेकिंग फॉर द क्वालिटी at the end of production process, हाँ, whether it is production of goods and service। इवन जब आप बैंक से निकलते हैं ना तो उस वक्त भी चेक करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, एयरलाइन से उतरते हैं तो फीडबैक देते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं, इसको कहते हैं सर्विसेज को भी चेक किया जाता है। इट इज़ यूजुअली क्वालिटी इंस्पेक्टर्स, इट यूजेस क्वालिटी इंस्पेक्टर्स एज द वे ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट को फाइंड करने के लिए। लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होता है उसमें एम्प्लॉई खुद अपनी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, साथ साथ हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। उसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस इज़ द चेकिंग फॉर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड ऑफ द नहीं, थ्रू आउट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय एम्प्लॉई खुद चेक करता है उसको, इंस्पेक्टर नहीं होते, वो चेक करता है, साथ साथ चेक करता है, वेदर इट इज़ द गुड्स हों या सर्विसेज हों, साथ साथ चेक करते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस का जो होता है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके डिफेक्टिव आइटम ही नहीं होते। अगर आपका डिफेक्ट शुरू के स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही पता चल जाए तो वो तो फिर आगे प्रोसेस चलता ही नहीं ना, तो इसलिए फॉल्टी आइटम ही नहीं बनता। इसका ये नुकसान होता है, फ़ायदा होता है कि आपकी कॉस्ट ही नहीं आती। ये दो मेथड आपने पढ़ लिए। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं TQM, वो भी क्वालिटी को हम जो है एक और आजकल दुनिया में नया सिस्टम जो है जिसको जो बहुत कम कंपनियां फॉलो कर रही हैं लेकिन बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, वो उनका काम है TQM। क्या होता है TQM? T से होता है टोटल, Q से क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये चीज़ होती है कि आप जो है आपका हर एम्प्लॉई इन्वॉल्व है क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, चाहे उसका प्रोडक्शन के साथ है, वो HRM के साथ है, वो कुक है, वो ड्राइवर है, सबका मेन एथो का मतलब है उन सब का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। यानी सारे के सारे लोग, अब ड्राइवर है वो कहेगा जी मेरा क्वालिटी से क्या ताल्लुक है, बनाओ ना अच्छा करके, नहीं, ड्राइवर ने जाकर रॉ मटेरियल लेकर आना है, जब वो लेकर गाड़ी में रख रहा होगा तो उस वक्त वो क्वालिटी से रखेगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो प्रोडक्ट की स्टेज 1 से, या जिसे कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, उस वक्त से ही क्वालिटी स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज कम होगा। मसलन एक कपड़े की कंपनी है, वो उसको ड्राइवर को कहा जाओ ट्रक में कपड़ा लेके आओ, तो वो उसको इस तरीके से रखेगा कि सिंगल मीटर भी ज़ाया ना हो,
उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा करेगा, हर चीज़ चेक करेगा। जब वो ख़रीद रहा होगा जिनसे कपड़ा लेना है, वो एक एक चीज़ को चेक करेगा, खुद चेक करके, और फिर उसको तरीके से रखेगा। और जब वो आकर आगे स्टोर वाले को दे रहा होगा अपने कंपनी में, तो स्टोर वाला भी उसको चेक करके रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, एवरी वन इज़ इन्वॉल्व इन द क्वालिटी, उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो ये है कि ज़ीरो डिफेक्ट, बिल्कुल एक भी आइटम हमारा फॉल्टी ना बने, ज़ीरो डिफेक्ट, ठीक है जी। और दूसरा क्या इसका एथो होता है कि एवरी वन इज़ इन्वॉल्व इन द आइटम। सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस improvement of products and processes by focusing on quality at each and every stage of production। हर स्टेज पर आप क्वालिटी को चेक करते हैं और आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप अपनी गुड्स की क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाते हैं। और ये तभी कर सकते हैं कि जब आप सारे के सारे एम्प्लॉई का जो मेन एथो है वो क्वालिटी को बनाएं। और उसका पर्पज़ ये होता है ज़ीरो डिफेक्ट, और ऑल द एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व इन दैट, सारे के सारे एम्प्लॉई जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप TQM कहते हैं। और TQM इज़ मच रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ काइजन, क्योंकि सारे के सारे शामिल होते हैं और क्वालिटी सर्कल बनाते हैं, ग्रुप्स में, टीम्स में बनते हैं। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दे सजेस्ट द न्यू आइडिया टू रिड्यूस द वेस्ट एंड इंश्योर ज़ीरो डिफेक्ट। जापान की तरक्की का जो मेन रीज़न है वो TQM है, यानी आप जापानी गाड़ियाँ, टोयोटा इज़ TQM, फोर्ड इज़ नॉट TQM, ठीक है। TQM में ये है कि वहाँ पर आप क्वालिटी ज़रा सी भी ख़राब हो जाए, पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, सब लोग उस फॉल्ट को ठीक करने शुरू करते हैं, उसके बाद आगे चलाते हैं। लेकिन फोर्ड में गाड़ी में बनते हुए अगर फॉल्ट है तो ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अभी प्रोडक्शन मत रोको, इस तरह चलता है। तो इसके अपने एडवांटेज होंगे क्वालिटी प्रोडक्ट के, और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब आ जाता है जी, देखें ये जहाज़ का इंजन एक एग्जांपल दी हुई है, रोल्स रॉयस का जहाज़ का इंजन है, तो उसकी क्वालिटी में TQM यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें एरर का बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता, रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रॉन्ग वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर नया टॉपिक आ जाए जी। अब बात यह है कि हाउ कैन ए कस्टमर बी एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। देखें, मैं मेट्रो कैश एंड कैरी पे जाता हूँ और वहाँ पर बिस्किट पड़े हुए हैं जी, ठीक है, ऊपर लिखा है ब्राज़ील, अल्जीरिया, नाइजीरिया, फलां किसी मुल्क के। मुझे क्या पता कि ये क्वालिटी का है कि नहीं है? मुझे क्या पता जब ये बन रहा था, ये बिस्किट है, वो जो बंदे जिसने पैक किया उसने हाथ भी धोए हुए थे कि नहीं थे, सुबह मुंह उसने धोया था कि नहीं धोया था? मुझे क्या पता जिस मशीनों में बन रहे थे उसके साथ ही जो है वो ऑयल छिल के वो उसके ऊपर उसका स्प्रे हो रहा था या नहीं हो रहा था? मुझे नहीं एश्योरेंस इस बात की। किसी तरीके से मुझे एश्योरेंस हो जाए कि हाँ ये क्वालिटी का बना था, तो वह मैं प्रोडक्ट ख़रीद लूँगा, ठीक है, मैं वो ख़रीद लूँगा। और उस एश्योरेंस को कंप्लीट करने के लिए, उस एश्योरेंस यानी बिजनेसेस जो है श्योरिटी दिलवाने के लिए एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लेते हैं। देखें, ट्रेडमार्क भी लगाते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट लेते हैं, उस सर्टिफिकेट का नाम है राफे ISO 9000। क्या कहते हैं? ISO, नया लफ्ज़ आप सुन रहे हैं, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO 9000 होता है, 9001 होता है, 250 होता है। ISO क्या चीज़ होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। मैं ISO की बात कर लेता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आपने अक्सर कोई प्रोडक्ट होते होंगे, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन लिखा ISO 9001 जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी होता है, अगर वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का है। और वो सर्टिफिकेशन तब मिलती है जब कुछ लोग आकर इस ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर 4-5 दिन लगाकर उसके हर प्रोसेस को चेक करते हैं और फिर सर्टिफिकेट देते हैं कुछ अरसे के लिए। ISO 9001, अच्छा, ये इस तरह का होता है। आपने अक्सर प्रोडक्ट पे देखा होगा इस किस्म का साइन भी बना होता है, ये ISO, ये 9001 है, ये कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड है। लेकिन इस तरह का तो सर्टिफिकेट मेरा ख्याल है रोज़ पेटल के ऊपर भी बना होता है। कुछ दवाइयों की कंपनी मैंने देखता हूँ
मेरे घर में बहुत सी चीज़ें उनके ऊपर इस तरह के सर्टिफिकेट लगे होते हैं। अगर किसी के ऊपर ये सील है तो दिस सील इज़ कॉल्ड द सील ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब है कि उस कंपनी ने अपना ऑडिट करवा कर अपने सारे प्रोसेस को चेक किया है, और अगर फिर उसको सर्टिफिकेशन मिली है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी। बिज़नेस आप भी राफ़े अपने बिज़नेस की ISO सर्टिफिकेशन ले लें, बाहर वालों को पता चलेगा है तो पाकिस्तान बट सर्टिफाइड है कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। दिस इज़ अवर टारगेट पेपर 1। ये जो हमारा ये था। अब चैप्टर 20 जो है ना वो बहुत आसान है, मैंने उसको पढ़ाना नहीं है, वो आप लोगों को देना है। चैप्टर 20 में आपको ज़रा बताऊँ 5 टॉपिक हैं। बेसिकली वो है लोकेशन, वो है लोकेशन। लोकेशन क्या होता है? स्टूडेंट जो है वो अपना जो मार्केटिंग के अंदर 4P में प्लेस होता है ना, उसको मिक्स करते हैं इस लोकेशन के साथ। लोकेशन क्या चीज़ होती है और प्लेस क्या होता है? 4P जो आपने मार्केटिंग पढ़ा था जिसमें 4 P's थे, ठीक है ना, मार्केटिंग, उसमें एक 4P जो था वो प्रोडक्ट था, एक प्राइस था, एक प्रमोशन था, एक प्लेस था, PLACE प्लेस। वो प्लेस का मतलब होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्ट किस तरह कस्टमर तक पहुँचे। लेकिन लोकेशन का मतलब होता है आपका बिज़नेस कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करे, कहाँ अपना बिज़नेस करे, इसको लोकेशन कहते हैं। वेयर द बिज़नेस विल बी सेटअप, वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस लाइज, कहाँ पर होगा। मेरी फैक्ट्री इस्लामाबाद में है, दिस इज़ माई लोकेशन। आपकी फैक्ट्री मुल्तान में है, मुल्तान इज़ योर लोकेशन। अब इस चैप्टर को 5 हिस्सों में या 6 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँ आप जगह कि जब एक बिज़नेस होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस वो होता है जो कि आपको पता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर सेल फोन बना रहे हैं, फर्नीचर है, कंस्ट्रक्शन है, उसको कहाँ लोकेट होना चाहिए। हाँ, द बेस्ट लोकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, एक टॉपिक ये। फिर ये है कि अगर कोई जो लोकेशन के बाद सर्विसेज सेक्टर बिज़नेस है, सर्विस सेक्टर बिज़नेस है, जैसे कि स्कूल है, आपके पास हॉस्पिटल है, बैंक्स हैं, आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहाँ लोकेट होने चाहिए, वेयर, उनको कैसी जगह लोकेट होना चाहिए। फिर है रिटेल बिज़नेस को कहाँ लोकेट होना चाहिए। रिटेल बिज़नेस वो होते हैं द बिजनेसेस दैट सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, जो फाइनल कंज्यूमर को गुड्स देते हैं वो रिटेल बिज़नेस होते हैं। जो आपके इर्द गिर्द आपके पास जो होते हैं उनको आप रिटेल बिज़नेस कहते हैं। फिर आपके पास ये है कि अगर आपने इंटरनेशनल बिज़नेस करना है तो आपको कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिज़नेसेस हों तो आपको कहाँ लोकेट करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कुछ 5-6 टॉपिक थे। अब पहला टॉपिक क्या है राफिज़, ज़रा मुझे बताएं हम क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है लोकेशन के अंदर? सर लोकेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे लोकेट होती हैं, लोकेट होते हैं। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है उसको कहाँ लोकेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस देखें गाड़ी बन रही है, इसको कहाँ लोकेट होना चाहिए। ये बातें आपको पता है कि वो ऐसी जगह हो जहाँ के रॉ मटेरियल मिले, वहाँ पर लेबर मिले, उसका रेंट कम हो, उसके अंदर एक्सपेंशन हो सके, उसके अंदर पावर बिजली मौजूद हो, इस तरह की चीज़ें जो है उसको आप कहते हैं। वो मार्केट के करीब हो, और क्या है उसमें रॉ मटेरियल और कंपोनेंट आसानी से पहुँच जाए, मिल जाए, सड़कों का नेटवर्क हो, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन है तो उसमें मटेरियल हो, और उसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का एडवांटेज हो। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब होता है सपोर्टेड बिज़नेस। हर बिज़नेस को दूसरे बिज़नेसेस की ज़रूरत होती है। मसलन कोई भी बिज़नेस है उसको ना बैंकिंग की ज़रूरत है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, उसको कोरियर सर्विसेज की ज़रूरत है, उसको इंटरनेट सर्विसेज ज़रूरत है, उसको वाटर सप्लाई ज़रूरत है, बहुत से। तो सपोर्टिंग बिज़नेस या रॉ मटेरियल वो करीब लोकेट हो, इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कहते हैं। लेबर की अवेलेबिलिटी हो, ऐसे जगह हो जहाँ पर लेबर मौजूद होता है, वहाँ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस का मतलब है गवर्नमेंट ऐसी जगह हो जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट इनकरेज करे कि आप यहाँ पर आ जाएँ, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी वगैरह देगी, टैक्स में कंसेशन दे देती है। मसलन सवात में कोई कंपनी लगाता है मिंगोरा में, तो उसको टैक्स फ्री होता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके, वहाँ पर जॉब्स नहीं होती, तो अगर बिज़नेस वहाँ सेटअप होंगे तो फ़ायदा होगा। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट वगैरह हो, बसों का, मोटरवेज़ का नेटवर्क हो, पावर मौजूद हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के लिए पावर चाहिए। पावर का मतलब होता है बिजली, बिजली पानी को पावर कहते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट ऐसा हो कि वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को सूट करता हो, क्योंकि कुछ देखें ना ड्राई वेदर होते हैं। अब कराची ड्राई वेदर नहीं है, वो उसका क्लाइमेट में हमेशा पानी रहता है, तो उसमें जो ऐसी इंडस्ट्री जिनको ड्राई करने के लिए, मतलब फ्रूट को खुश करने के लिए मैं कराची ले जाऊँ तो उधर खुश्क होना ही कोई नहीं उसने।
ड्राई करने के लिए ले जाओ, कपड़े खुश्क करने के लिए भी वहाँ पर बहुत उनको मुसीबत करनी पड़ती है। तो वो बात है। तो ये बहुत से जी हम कह रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मार्केट के करीब हो, एक्सटर्नल इकोनॉमी यानी सपोर्टिंग इंडस्ट्री हो, पावर वगैरह हो, गवर्नमेंट उनको ग्रांट सब्सिडी देती जाए, प्रोडक्शन मेथड यानी जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन वहाँ हो सके, क्लाइमेट, ये बहुत से फैक्टर हैं जिन पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिपेंड करता है। सेकंड टॉपिक क्या है राफे? अब साथ हैं? जी सर। सेकंड सर दूसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ रिटेलिंग बिजनेस। सर्विस सेक्टर बिजनेस, रिटेल नहीं, सर्विस सेक्टर बिजनेस। हाँ, रिटेल इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर। अब सर्विसेज सेक्टर हॉस्पिटल है, एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनको कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले तो सर्विस सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर के बिल्कुल करीब हो। मसलन मैं किसी स्कूल में जाऊँगा तो बहुत दूर हो तो नहीं जा सकता, फिर अगर कोई जो है हॉस्पिटल हो तो वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो तमाम किस्म की जो सर्विस सेक्टर है इसका पहली होना चाहिए कि कस्टमर के करीब हो ताकि कस्टमर उसको एक्सेसिबल हो। रेस्टोरेंट वगैरह भी जो है वो भी होते हैं। फिर ये है कि आपके पास ये डिपेंड करता है सर्विस के पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ ओनर के ओनर क्या चाहता है। आमतौर पर ओनर ऐसी जगह लोकेट करना चाहता है जो उसके जो है वो घर के करीब हो। सेकंड, वो क्या करना चाहता है कि वो बिजी सेंटर, बिजनेस ओनर कैन इन्फ्लुएंस वेयर टू लोकेट द सर्विस। दिस ऑफन लोकेट देयर बिजनेसेस नियर टू वेयर दे लिव। घर के करीब सर्विस वाला अच्छा होता है। मेरा स्कूल हो तो मैं कहता हूँ यार घर के करीब हो, हर वक्त लुक आफ्टर कर सकूँ। ये कॉल सेंटर वाला बिज़नेस है, वो कह रहा है कि बस करीब ही हूँ, मैं देख सकूँ कि क्या होता है। ठीक है। फिर लेबर अवेलेबल हो, क्योंकि आप जो जैसे आईटी सर्विसेज है, इंटरनेट इंजीनियर्स चाहिए आपको या डॉक्टर चाहिए तो वो करीब हो। वाला डॉक्टर 50 किलोमीटर दूर करके आया तो फिर तो वो मरीज़ को नहीं चेक करेगा, खुद ही आके दाखिल हो जाएगा, कहेगा मुझे ही चेक करना शुरू कर दो। ड्रिपें, पता सारे डॉक्टरों को ड्रिपें लगी हुई है, मरीज़ खड़े उनको लगा रहे होंगे। सही है जी। राफे, आपने ऐसा अस्पताल देखा है? क्योंकि वो बहुत दूर था इसलिए वो डॉक्टर आते थे। ये ले जी, कोई रिजॉर्ट है, कोई बड़ा 5 स्टार होटल का लोकेशन पे है कि क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसलन टूरिज़म जो है वो इट ऑलवेज़ लिंक विद द जहाँ पर टूरिज़म प्लेसेस हों, पानी हो, पहाड़ हो, नेचुरल ब्यूटी हो, वहाँ पर हो सकता है। अच्छा, नियर टू अदर बिजनेस, सर्विस सेक्टर बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो नियर टू अदर बिजनेस यानी जिसको सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो करीब हो। मसलन होटल है तो ऐसा हो कि होटल्स के लिए जो है साथ लॉन्ड्री वाला मौजूद हो। होटल है तो वहाँ पर पास बैंक सर्विसेज सच एज बैंक्स जो है उसके करीब हो, उस पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग हो, तभी जाके सर्विस सेक्टर होगा। फिर वहाँ का रेंट भी थोड़ा क्या हो, देखें, इफ़ द सर्विस डज नॉट नीड टू बी मेन स्ट्रीट, जैसे कि कॉल सेंटर है उसको बिल्कुल सिटी सेंटर में नहीं होने की ज़रूरत पड़ती। जैसे कि आप इंटरनेट या वेबसाइट डिज़ाइनिंग करवाते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो उसको बिल्कुल मेन सड़क के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन बैंक को होना चाहिए। तो अगर वो ना हो, उसको सिटी सेंटर में होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डेंटिस्ट और लायर, देन द बिजनेस विल लोकेट ऑन आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन। वो जो थोड़ा सा जो साइट पर होते हैं वहाँ पर वो अपना रेंट लेके काम कर सकते हैं। ठीक है। देखें, बैंक के लिए तो ज़रूरी है ना कि या बड़ी बेकरी हो तो वो बड़ी मेन शॉप के ऊपर हो ताकि उसको नज़र आए, लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा साइड पे बैठ सकता है, थोड़ा अंदर करके बैठ सकता है, बिल्कुल मेन पे नहीं बैठ सकता। ठीक है। लॉयर भी जो है वो अंदर चला, थोड़ा सा अंदर करके शेयर से साइड पे करके जो है अपनी जगह खोल सकता है। आउटस्कर्ट का मतलब है करीब इलाकों में जहाँ कंपैरेटिवली फिर रेंट कम होते हैं। सही है जी। इसके बाद आता है रिटेल बिजनेस। व्हाट आर द रिटेल बिजनेस? रिटेल बिजनेस वो होता है जो डायरेक्ट कस्टमर को, रिटेल बिजनेस इज़ ए बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू फाइनल कंज्यूमर। अब ये एक शायद मेट्रो कैश या सेंटोरस की तरह का शॉपिंग सेंटर है, तो उसमें ये है कि आप हमेशा रिटेल बिजनेस वहाँ पर होता है। देखिए, मोस्ट रिटेलर वांट एन एरिया विच इज़ पॉपुलर सच एज शॉपिंग मॉल सेंटर, इस तरह का हो। द टाइप ऑफ शॉपर वो जहाँ कस्टमर आए, रिटेल बिजनेस कस्टमर को डील करता है, तो कस्टमर जहाँ पे आए वहाँ पर आपका रिटेल बिजनेस होना। इफ़ रिटेलर sells expensive goods, it need to be in the area where people on high income might visit. हाँ जी, आप अगर महंगी चीज़ बेचते हैं तो कराची कंपनी में फिर अपना ऑफिस नहीं खोलेंगे, अपने शॉप नहीं खोलेंगे, फिर आपको जो है वो सुपर मार्केट में या किसी सेंटोरस में खोलना पड़ेगा।
क्योंकि फिर वहाँ कराची कंपनी में पार्किंग के लिए भी जगह नहीं होगी, ठीक है। और ऐसी जगह हो, वैसे तो सेंटोरस में भी पार्किंग नहीं है, लेकिन यह है कि एसी के इनसाइड पार्किंग हो जहाँ महफूज होती है, जैसे गीगा माल वगैरह में अंदर करके नीचे पार्किंग होती है। इफ़ द गुड्स आर स्मॉल गिफ्ट टाइप देन द रिटेलर माइट वांट टू बाय इन द एरिया विजिटेड बाय टूरिस्ट, तो फिर ओपन स्टॉल पर वो बेच सकता है, टूरिस्ट के पास करके बेच सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट किस टाइप का है, कौन उसके कस्टमर है। फिर ये है कि अदर नियर बाय शॉप का मतलब है कि बाकी शॉप्स हों, क्योंकि कस्टमर वहाँ विज़िट करता है जहाँ एक शॉप होती है, वहाँ नहीं जहाँ बहुत सी शॉप्स होती हैं। हाँ, नियर बाय अदर बिजनेसेस विजिटिंग रेगुलरली सच एज पोस्ट ऑफिस, पॉपुलर फास्ट फूड, खाने पीने की चीज़ें, सिनेमा, थोड़े झूले बच्चों के रहने, इस तरह हो, वहाँ पर आपके पास होना चाहिए। कस्टमर को पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग नहीं होगी नहीं आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल वैकेंट प्रेमिसेस, वैकेंट कहते हैं खाली जगह भी मौजूद हो। suitable vacant premises, if suitable vacant shop or premises is not available for the purchase or rent, the business may not be able to locate the area where it wishes. ऐसी जगह पर रिटेल बिजनेस हो जहाँ पर जगह मिले भी तो सही, ठीक है जी, मैं लोकेट तो करना चाह रहा हूँ कहाँ पर, सुपर मार्केट में, पर सुपर मार्केट में तो जगह ही नहीं है, अवेलेबल हो जगह, रेंट मुनासिब हो, गाड़ियाँ और रॉ मटेरियल देने के लिए, आपकी सप्लाईज़ देने के लिए जो है वो ट्रक वगैरह आ सकते हों, वहाँ पर सिक्योरिटी हो, डर ना हो कि कोई आके डाकू उठा के ले जाएगा, क्राइम रेट कम हो, और लॉ हो, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस लॉ है कि वहाँ पर आप सिर्फ बिज़नेस जो है, जो शॉपिंग सेंटर होते हैं वो सिर्फ चंद जगहों पे बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी गली में जो है ना वो बैठ के बना सकता हूँ। G11 के घरों की साइड पे मैं नहीं बना सकता इस्लामाबाद की, बल्कि जो हमारे मरकज़ होते हैं वहीं पर मैं अपना बिज़नेस कर सकता हूँ, ये लॉ है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर बिज़नेस स्कूल खोले हुए हैं लेकिन वो उन पर बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम आ रहे हैं, और डॉक्टर भी जो है वो अब नहीं खोल सकते, वो कहते हैं उधर चलें आप। तो इसका मतलब है शॉपर के करीब हो, ये बहुत से फैक्ट्स हैं, मैं इनको इसलिए क्विक करवा रहा हूँ। दिस इज़ नथिंग टू डू विद मच बिजनेस, इट इज़ लाइक इजी टॉपिक, तो आप इसको जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ कि हाँ इसके अंदर कुछ है नहीं कि बस एक दफ़ा पढ़ना है आपने, बुक से आपने पढ़ना। आखिरी टॉपिक इसका ये है कि आपको ये है कि किस विच कंट्री टू लोकेट, अगर आपने इंटरनेशनल बिज़नेस में जाना है, अपनी चीज़ें बाहर भेजनी है, तो कैसे, किस मुल्क में आपको जाना चाहिए, वेयर इट शुड लोकेट, ठीक है। आमतौर पर आजकल उन मार्केट्स में जा रहे हैं, न्यू मार्केट्स ओवरसीज़, ठीक है। एक लफ्ज़ आया है नया, आपको मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स एक चीज़ है, BRICS, अब तो S भी साथ आ गया है, BRICS, ब्रिक्स। दुनिया में आप ज़रा देखें, ये जो मुल्क है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्री है। ये दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ब्राज़ील बहुत बड़ा मुल्क है, रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया, चाइना बहुत बड़े मुल्क है। मतलब दुनिया का कोई, आई थिंक 70% अगर मैं कहूँ तो शायद ना गलत हो, क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया ही बस दुनिया बन जाती है। तो ये जो मुल्क है, इनमें पॉपुलेशन भी तेज़ी से ग्रो हो रही है, इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे गरीब मुल्क है। ब्राज़ील गरीब था, अमीर हो रहा है, रशिया अब जाके अमीर हो रहा है और ख़ाली पड़ा हुआ है सारा। इंडिया तो में तो लोग ही लोग हैं और ग्रो कर रहा है, इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग बहुत जल्दी से अमीर हो रहे हैं। चाइना अमीर हो गया, साउथ अफ्रीका अमीर हो रहा है। जब लोगों के पास जब अमीर हो गए तो हर घर को क्या चाहिए, हर घर को फ्रिज चाहिए, हर एक को टीवी चाहिए, हर एक ने शादियां करनी है तो अलग घर रेंट चाहिए, सोफ़े, पता नहीं क्या क्या चाहिए। सो जब भी आप लोकेट करें, कोशिश करें कि ऐसे मुल्क में जो ब्रिक्स कंट्री के मुल्क हैं, जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर लोकेट करें, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विच बिल्ड एडिशनल फैक्ट्रीज सच एज़ ब्राज़ील, चाइना वेल नोन फॉर कीपिंग। तो ये इसमें यही बातें लिखी हुई होंगी, आप पढ़ेंगे कि ऐसे मुल्क में जाएं जहां लोगों की इनकम बढ़ रही हो, जहां पॉपुलेशन ज़्यादा। ऐसे मुल्क में ना जाएं जहां इनकम कम हो रही हो और पॉपुलेशन भी कम हो रही हो। पॉपुलेशन जापान में कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जापान में पॉपुलेशन कम है तो कस्टमर नहीं मिलेगा आपको, क्या जी, पता चलेगा सारे बूढ़े आ रहे हैं जी। किस लिए आ रहे हैं जी, दवाई दे दो ताकि आज का मैं सांस लेने के लिए चाहिए। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को तब दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी हुई है, इंडिया की ज़्यादा बनी हुई है कि वहाँ यंग पॉपुलेशन, उनको घर भर चाहिए होते हैं, अंग्रेज़ आके वहाँ उनको देना चाहते हैं। फिर चीपर
और न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल, ऐसे मुल्क में चीपर, ऐसे मुल्क में आप लोकेट करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता मिले। मसलन अमेरिका और इंग्लैंड के सारे बिज़नेस जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, वो चाइना तक चले गए, वहाँ चीपर रॉ मटेरियल मिलता है, वहाँ पर लेबर भी चीपर मिलती है, चीपर कॉस्ट मिले, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। वहाँ पर रेंट एंड अदर कंसिड्रेशन भी कम हो और गवर्नमेंट ग्रांट्स दे। अब जब भी कोई चाइना आए तो ब्राज़ील में आए तो उसको कहते हैं वेलकम, बहुत अच्छा हुआ आप हमारे मुल्क में आए, ठीक है, इतने अरसे के लिए आपका टैक्स माफ़, इतनी सब्सिडी। फिर आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इस तरह जाएं कि आपको टैरिफ ना देना पड़े। मसलन पहले मैं क्या करता था, पहले मैं जो तौलिए बनाता था, टॉवल्स, कराची में, और मैं जब उसको बाहर एक्सपोर्ट करता था तो उस मुल्क वाले टैक्स ले लेते थे, बहुत सा मुझसे बहुत सा टैक्स ले लेते थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वहीं पर बनाना शुरू कर दिया तो टैक्स मैंने अवॉइड कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को अवॉइड कर दिया, मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो नो रिस्ट्रिक्शन। तो उस तरीके से भी मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ वो लोकेट करें। तो इस तरीके से बहुत से वो फैक्टर हैं जिनको देखते हुए मैं जो है वो अवॉइड कर सकता हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट में इंटर हो सकता हूँ। आगे आखिरी टॉपिक है द रोल ऑफ लीगल कंट्रोल ऑन लोकेशन। लीगल कंट्रोल लोकेशन का मतलब है हर जगह आप हर बिज़नेस नहीं कर सकते। देखें, एक है रेजिडेंशियल टाइप ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, एक है कमर्शियल एरिया, एक है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ठीक है, एक है प्ले एरिया, एक है फिलहाल, बहुत से एरिया होते हैं। अब इस्लामाबाद का जो एच सेक्टर है, आपने देखा होगा, एच सेक्टर में घर नहीं होते, एच में, ठीक है, एच में सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स होते हैं, H8, H9, H10 सारे, वहाँ पर घर नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया, वो इंडस्ट्रियल नहीं है, एच सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज सेक्टर एरिया है, सर्विस सेक्टर बिजनेस के लिए रखा हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, ठीक है, वो भी नहीं है। पहले I9 और I10 ये जो दो होते थे, ये इंडस्ट्रियल एरिया होता था, I9 और I10, लेकिन अब भी वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से इंडस्ट्री खुद ही जा रही है, लेकिन अभी भी वो I फॉर इंडस्ट्रियल ही था, I से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये है कि वो I फिर जब I8 बन गया तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, तो आई सेक्टर जो है वो भी अब इंडस्ट्रीज़ नहीं रहा, वो ना उन्होंने प्लानिंग में बाकी I9 और 10 के अलावा इंडस्ट्रीज़ में रखे भी नहीं थे। तो आई वाला जो है ना वो आपने इंडस्ट्री के लिए रखा हुआ था, एच वाला आपने हेल्थ और एजुकेशन और रिक्रिएशन के लिए रखा हुआ था, वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते। और फिर उसके बाद जी और एच और आगे जो थे वो सारे के सारे वो थे आपके पास रेजिडेंशियल एरिया थे, और स्पेशली उनमें जो सी और डी था वो डिप्लोमेटिक एरिया था, ECD जो आखिरी पहाड़ों के करीब थे वो डिप्लोमेट्स के लिए रखे थे कि फॉरेनर जो है वो यहाँ रहेंगे। तो इस तरह आपने लोकेशन बनाई होती है, लीगल कंट्रोल बनाया होता है कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना हो कि मैं प्लान बनाया होता है, लॉ बनाया होता है कि आप कौन सी एक्टिविटी किस एरिया में कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो मरी के अंदर मैं जो है ना वो स्टील मिल लगा लूँ, मैं नहीं लगा सकता, सरिया मिल नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिल्ट ए फैक्ट्री इन दिस एरिया, दिस सर्टन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली पर्टिकुलर ब्यूटीफुल एरिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ बिजनेस अदर देन फार्मिंग के अलावा आप नहीं कर सकते। सेब लगाओ जी, वहाँ पर अंगूर लगाओ और जाके घूमो फिर के आओ, ऐसा ना हो कि वहाँ पॉल्यूशन क्रिएट करें आप। फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज टू बिजनेसेस टू इंकरेज देम टू लोकेट इन अनडिवेलप्ड पार्ट ऑफ द कंट्री। आप मिंगोरा में जाएं जी, वहाँ पर लोकेट करें जी। आप जी क्या करें, गवादर में जाएं, आप जो है वो हतार इंडस्ट्रियल एरिया में जाए पाकिस्तान में। तो बिजनेसेस को कहते हैं भाई आप जगह ले लो, आप यहाँ पे आ जाओ, और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी देती है और ग्रांट्स भी देती है, लो रेंट पे आपको ज़मीन भी देती है ताकि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ताकि वहाँ वो इलाका भी यानी जियोग्राफिकली या माशी तौर पर इकनॉमिकली बेटर हो जाए। तो इसको आप जो है वो हम कहते हैं वहाँ लोकेशन लॉ बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। सो दिस एंड्स ओवर दिस 2 चैप्टर। मैंने बहुत क्विक करवाया, मुझे थोड़ी थोड़ी डिटेल और बता सकता था, इतनी ज़्यादा भी नहीं, मतलब मैंने 25% बताई है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि आप लोग ये बुक पढ़ें और इसे करें, ठीक है। ये मैंने बिज़नेस का एंड कर लिया, यहाँ पे मैं आपकी इसको कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, और आप इसको रीड